हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में विटामिन ए के बारे में पढ़ा था कि विटामिन ए क्या होता है, इसके बारे में जाना था। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखा था। और क्या देखा था कि ये हमें विटामिन ए क्या करते हैं, ये एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये एनर्जी देते हैं। और ये इसे क्या कहते हैं, इसे जीवनी कण के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, ठीक है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, तो विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप जो होता है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है ना, यही हमने पढ़ा था। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। कैरोटीन होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज किसने की थी, की खोज ल्यूनिन ने की थी। किसने की थी, ल्यूनिन ने की थी, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ल्यूनिन ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण जो है, नामकरण जो है वो किसने किया था, फंक ने किया था, ठीक है। और विटामिन का सिद्धांत जो है वो हॉपकिंस और किसने दिया था, फंक ने मिलकर दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि विटामिन ए की जो इसका क्रम क्या होता है उसके बारे में देखा था, ठीक है। विटामिन ए की कमी का क्रम देखा था। तो उसका क्रम क्या है, एक बार फिर से देखिए, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो सीरियल क्रम में ये लगाने को आता है, क्या होता है कि रतौंधी होता है। इसके बारे में हमने सब पूरा डिटेल में बताया है। रतौंधी होता है। और दूसरा क्या होता है कि जीरोफ्थलामिया होता है। जीरोफ्थैलामिया होता है। और तीसरा क्या होता है, वाइट स्पॉट होता है। वाइट स्पॉट होता है। और चौथा क्या होता है, फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया होता है। पांचवा क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है। जीरोसिस और क्या, कंजक्टाइवा होता है। फिर छठा क्या होता है, कार्निया जीरोसिस होता है। फिर क्या होता है, कैरोटोमलेशिया होता है। मलेशिया होता है। और फिर क्या होता है कि कैरोटोमलेशिया हो गया, उसके बाद क्या होता है कि ये ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा होता है। फिर 9वें नंबर पे क्या होता है, कॉर्नियल स्कोर। कॉर्नियल स्कोर। तो ये क्या है कि इसका क्रम है, ठीक है। विटामिन ए की क्रम, इसको पूरा डिटेल में जीरोफ्थलामिया क्या होता है, वाइट स्पॉट क्या होता है, फोटोफोबिया क्या होता है, इसमें किस प्रकार के चित्र बनते हैं, तिकोने बनते हैं, किस प्रकार का धब्बा बनता है, मतलब सबसे लास्ट क्या होता है, ये पूरी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और क्या हमने देखा था कि आँखों में 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। वो कोशिकाएँ कौन सी थी, आँखों में जो 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं वो होती हैं, एक रोड होता है, दूसरा क्या होता है, कोन्स होता है, ठीक है। पहला जो होता है रोड होता है और दूसरा क्या होता है, कोन्स होता है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने क्या इसको पढ़ा था, विटामिन ए के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन बी। हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि इसके जो हैं 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको देखते हैं कि विटामिन ए के 8 प्रकार होते हैं। विटामिन बी के विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं।
बी ना। इसके कितने प्रकार हो गए? 8। अब पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको हम लोगों ने जो देखा कि विटामिन बी के जो है तो हम वो 8 प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं विटामिन बी? पहले इसको देखते हैं। ये किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? मतलब ये जो 8 होते हैं ये क्या किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, ठीक, घुलनशील होते हैं। ये बहुत जल्दी क्या होते हैं? विटामिन बी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इनको आप देखिए, इसको धुलेंगे, अगर जैसे सब्जी आप काटने के बाद धुल रहे हैं तो नष्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके इनको, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके इनको बनाएंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। और कैसे कि अगर आप खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, अगर आप इसको डालेंगे तो भी ये नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये बहुत जल्दी क्या होते हैं? बहुत जल्दी विटामिन बी जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। और क्या, ये क्या होते हैं कि ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये किसमें अघुलनशील हुए? वसा में। किसमें? वसा में अघुलनशील होते हैं। वसा में अघुलनशील होते हैं। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन होता है, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं? अब ये थायमीन के बारे में देखते हैं। इसको जो है ये थायमीन होते हैं, इसके अन्य नाम होते हैं। कितने? कई नाम होते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम। तो इसके पहला नाम क्या है? तंत्रिका शोधरोधी। क्या बोलते हैं? तंत्रिका शोधरोधी, ठीक है। इसे एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? एंटी न्यूरेटिक विटामिन। और क्या बोलते हैं? इसको तंत्रिका शोधरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूरेटिक विटामिन। और दूसरे इसको और किस नाम से जानते हैं? और क्या जानते हैं? बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोधी ना। तो इसको क्या और क्या बोल सकते हैं? जब बेरी बेरी रोधी बोलते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? एंटी बेरी बेरी विटामिन, बेरी विटामिन, ठीक। और क्या हो गया? इसे भूख का विटामिन बोलते हैं। भूख का विटामिन। और तो इसको क्या बोलते हैं? हंगर विटामिन। और क्या बोलते हैं? इन्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्यूरिन। तो ये सब जो हैं इसके नाम हैं, मतलब किसी भी नाम से ये सब नाम इसका, आप विटामिन बी के जितने भी प्रकार देखेंगे सबके कई नाम होते हैं। तो सबके नाम को भी समझना और इसको मतलब याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि थायमीन को या तंत्रिका शोधरोधी बोलिए या एंटी न्यूरेटिक विटामिन बोलिए, बेरी बेरी रोधी या एंटी बेरी बेरी विटामिन बोलिए, फिर भूख का विटामिन, हंगर विटामिन बोलिए, और क्या बोलिए? इन्यूरिन बोलते हैं, ठीक है, इन्यूरिन ना, ठीक। तो ये इसके नाम हो गए। और देखते हैं, ये इसके नाम हो गए विटामिन बी के। अब हम देखते हैं विटामिन B1 ना। विटामिन B1 जो होता है ये क्या होता है? ये भी जल में पूर्ण घुलनशील होते हैं ना, जल में पूर्ण घुलनशील होते हैं। B1 ना, जल में पूर्ण घुलनशील होते हैं। तो ये जल में क्या हो गए? पूर्ण घुलनशील होते हैं, लेकिन
जल में तो पूर्ण घुलनशील हो गए, तो ये लेकिन क्या हुआ, एल्कोहल में क्या होते हैं, ये सेमी घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में क्या होगा, ये सेमी घुलनशील या बोलिए बहुत थोड़ा घुलनशील, थोड़ी मात्रा में घुलनशील होते हैं। सेमी घुलनशील होते हैं। और किसमें, एसीटोन, एसीटोन ईथर, और किसमें, बेंजीन, एसीटोन ईथर, बेंजीन में, और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन ईथर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, ये में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं। तो हमने क्या देखा, विटामिन B1 जो होता है ये जल में किसमें पूर्ण घुलनशील होते हैं, जल में जो होते हैं ये पूर्ण घुलनशील होते हैं, लेकिन एल्कोहल में क्या होते हैं कि सेमी घुलनशील होते हैं। और किसमें ये अघुलनशील हैं, एसीटोन और ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये क्या हो गए, अघुलनशील हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें विटामिन B1 के कई कार्य होते हैं। ठीक, इसके कार्य क्या हैं, विटामिन B1 के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं इसको देखते हैं। विटामिन B1 के कार्य को देखते हैं। B1 के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं कि इसका जो होता है थायमीन का, इसका थायमीन का घनिष्ठ संबंध, थायमीन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में लिख दीजिए CHO, कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो हमने क्या देखा कि B1 जो होता है किसमें घुलनशील है, पूर्ण, जो B1 घुलनशील है वो जल में पूर्ण घुलनशील है, और किसमें सेमी घुलनशील है, एल्कोहल में, और किसमें अघुलनशील है, एसीटोन ईथर बेंजीन क्लोरोफॉर्म में ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। फिर हमने क्या देखा कि विटामिन B1 के कार्य क्या हैं, ये क्या होते हैं कि थायमीन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। ये ऐसा क्यों है कि इसका है, क्योंकि यदि कभी भी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि कभी भी ये ऐसा क्यों ऐसा होता है, यदि कभी भी जो होता है थायमीन की कमी हुई तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यदि कभी भी थायमीन की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें जल अपघटन की प्रक्रिया, इसमें जल अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी, नहीं हो पाएगी। जल अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी कि नहीं हो पाएगी। इसीलिए B1 जो होता है, B1 की ज़रूरत होगी। इसीलिए जब जाहिर सी बात है कि अगर थायमीन की कमी हुई तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है टूटता नहीं है ना, तो क्या होगा कि जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो इसके लिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा कि B1 की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए B1 की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ती है। और जब जल अपघटन की क्या होगा, और लिख लीजिए कि और जब जल अपघटन और जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो नहीं होगी। अब आप लोग बताइए कि जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। तो हम लोगों को जब कार्बोहाइड्रेट में जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति कार्य को कैसे करेगा। कोई व्यक्ति जो है, जब एनर्जी उसकी एनर्जी ही नहीं होगी उसके अंदर, तो कोई भी व्यक्ति उसको जो है अपनी मतलब कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि और जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा कि क्या होगा कि नहीं होगी तो क्या होगा कि ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और जिससे क्या है कि ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। देखिए, हम इसलिए इसको इतना डिटेल में लिखवा दे रहे हैं कि जैसे अगर अभी हम इसको लिखवा दें कि थायमिन का कार्बोहाइड्रेट से घनिष्ठ संबंध है, और ये ना लिखवाते, ये आपको ना बताते कि कार्बोहाइड्रेट का क्यों घनिष्ठ संबंध है, हम कार्य में इतना लिखवा देते कि जो है, अगर मान लीजिए इतना भी लिखवा देते कि कभी भी थायमिन की कमी हुई तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं। इसके आगे नहीं बताते, अरे जब जाहिर सी बात है भाई टूटेगा नहीं, इतना ही लिखवा देते, और इसके आगे ना होता, हम लोगों को पता ना होता। एक बार आगे तो पढ़ा गया है कि किसी भी चीज़ में जो भी पोषक तत्व हैं उसमें जल अपघटन की प्रक्रिया होनी जरूरी है ना। तो इसमें क्या होगा, जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जब वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि इसीलिए B1 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और जिससे क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि थायमिन जो है, थायमिन जो है पायरूविक एसिड की मात्रा को, पायरूविक एसिड की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, थायमिन जो है, थायमिन कोएंजाइम का भी काम करता है। कोएंजाइम का भी काम करता है। अब कोएंजाइम ये क्या है, कोएंजाइम कि कोई भी क्या होता है कि कोई भी तत्व जब काम करता है तो उसमें जो कोएंजाइम होते हैं उसमें उसकी मदद करते हैं ना। तो यही क्या है, कोएंजाइम हो गया। तो ये क्या है, विटामिन B1 के कार्य हैं। अभी और देखते हैं कि जिसमें देखा कि थायमिन का घनिष्ठ संबंध कार्बोहाइड्रेट से होता है। यदि कभी भी थायमिन जो है वह इसकी कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट में जो होता है जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा कि जब ये टूटेगा नहीं, जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और थायमिन क्या होता है, थायमिन क्या करता है कि पायरूविक एसिड की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और क्या होता है, ये कोएंजाइम का भी काम करता है। अब आगे देखते हैं और क्या करता है कि थायमिन जो होता है ये शरीर की वृद्धि और विकास में भी हेल्प करता है। ठीक, किसमें हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में। यह नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। देखिए, नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
और क्या करता है कि भूख को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इसे क्या हमने बोला था हम लोगों ने, इसीलिए इसको हंगर विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए या इसीलिए इसे हंगर विटामिन बोला जाता है, इसीलिए इसे और क्या करता है कि वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो हमने क्या देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट के ये क्या करता है, थायमीन का संबंध किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि अगर जो है थायमीन जो हो नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह टूटेगा नहीं। ठीक, वह टूटेगा नहीं या उसमें जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उससे हमको कार्बोज नहीं प्राप्त होगा। जब कार्बोज ही नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, हम किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्या देखा हमने कि ये विटामिन बी जो होता है ये कोविटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कहिए ये कोविटामिन का काम करता है। ठीक है, और क्या देखा कि ये जो होता है ये कोएंजाइम का काम करता है। और फिर हमने क्या देखा कि विटामिन बी1 जो होता है ये नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और भूख को बढ़ाने का भी काम करता है। इसीलिए हम लोगों ने इसके आगे भी पढ़ा है, हंगर विटामिन के नाम से जानते हैं। और किस में होता है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और क्या देखेंगे कि थायमीन जो है, थायमीन फास्फेटेज के रूप में कार्बोज के पाचन में मदद करता है। के रूप में क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और क्या करता है कि ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड की ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में मदद करता है। तो ये क्या, अब देखिए इतना हम लोगों ने देखा कि B1 के कार्य हो गए, कौन कौन से हो गए कि यह नाड़ी को सुचारू रूप से चलाता है और मदद करता है, और क्या करता है कि भूख को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हंगर विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यह, और वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। फिर थायमीन जो है ये पायरोफॉस्फेटेज के रूप में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। हमने क्या कहा था कि थायमीन जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत इसका कार्बोहाइड्रेट से बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये थायमीन अगर नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटेगा नहीं ना, या उसमें हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। फिर ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया में या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में ये मदद करता है ना। अब आगे देखते हैं कि ये जो थायमीन है या B1 ना, जो बेरी रोधी इसको बोलते हैं B1 को, या थायमीन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस क्या देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेरी रोधी ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
3 प्रकार। अब इसको देते हैं कौन कौन से ये होते हैं ना। 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए? ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और चाइल्ड बेरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे शुष्क बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। और वेट बेरी बेरी को क्या बोलते हैं? इसको आर्द्र बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। बेरी बेरी, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? बाल बेरी बेरी। ये कब होता है? ये 40 तक के या एडल्ट उम्र के जो बच्चे होते हैं, एडल्ट तक के बच्चे होते हैं, ये उनमें होता है। ये जो होता है ये 40+ वालों को होता है। और बाल बेरी बेरी जो होता है ये किस में होता है? ये बच्चों में 2 से 6 माह में देखा जाता है। ये 2 से 6 माह में देखा जाता है। और ये किस में? 40+ वालों में देखा जाता है। और इसको बोलते हैं कि ये, आप इसको लिख सकते हैं कि 40 तक के व्यक्ति में देखा जाता है। या बोल सकते हैं कि ये एडल्ट में देखा जाता है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वृद्धों में देखा जाता है। 40+ बोल दीजिए या वृद्धों में। ठीक। तो कितने बेरी बेरी रोधी कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला क्या हो गया कि ड्राई बेरी बेरी, जिसको क्या बोलते हैं? शुष्क बेरी बेरी, ठीक। और उसका दूसरा क्या हो गया? वेट बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं कि आर्द्र बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हो गया चाइल्ड बेरी बेरी, जिसको बाल बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। और ये जो है 40 तक के व्यक्ति को यानी एडल्ट में देखा जाता है। ये जो 40 के पहले के व्यक्ति होते हैं उनमें ये देखा जाता है ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी जो होता है ये वृद्धों में देखा जाता है, या 40+ बोल दीजिए, ठीक। और चाइल्ड जो होता है ये 2 से 6 माह तक के, 2 से 6 माह तक के बच्चों में देखा जाता है। अच्छा, तो ये हो गए ना। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या देखते हैं? ड्राई बेरी बेरी। अब ये देखते हैं कि ड्राई बेरी बेरी क्या होता है। ड्राई बेरी बेरी, ठीक। जिसको बोलते हैं शुष्क। शुष्क बेरी बेरी, ठीक। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शुष्क बेरी बेरी ये होता है, ये एडल्ट में देखा जाता है। हमने क्या देखा कि ये एडल्ट में, या बोलिए कि 40 तक के, ठीक है। 40 के पहले होती है, ये 40 के पहले होती है। और क्या होता है कि इससे
क्या होता है कि ड्राई बेरी में इसमें नाड़ी संस्थान जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? नाड़ी संस्थान प्रभावित, हाथ पैर की नाड़ियाँ जो होती है वो प्रभावित होती है। हाथ पैर की नाड़ियाँ नाड़ियाँ जो होती हैं वह प्रभावित होती हैं। और नाड़ियों की संवेदना जो होती है, नाड़ियों की संवेदना जो होती है वो शून्य हो जाती है। संवेदना और ये चीज़ें होती हैं ड्राई बेरी में। क्या क्या होती हैं कि नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं। ये एडल्ट में होता है, यानी 40 तक के व्यक्ति में ये देखा जाता है ड्राई बेरी ना। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क बेरी बोलते हैं। ठीक। और क्या इससे क्या होती है? नाड़ियाँ सब प्रभावित होती हैं। हाथ पैर की नाड़ियाँ जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। नाड़ियों की संवेदना जो होती है वह शून्य हो जाती है। और अब देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या होता है इसके मतलब ड्राई बेरी में कौन क्या क्या होता है। वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम, वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम। तो ये क्या होता है? किसकी वजह से होता है? कब होता है? ये ड्राई बेरी के अंतर्गत है। ठीक। क्या होता है? वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादा क्या करते हैं? ज़्यादा मदिरापान सेवन करते हैं या ज़्यादा मदिरापान करते हैं। जो ज़्यादा मदिरापान करते, इसमें भी क्या होती है? नाड़ी संवेदना प्रभावित होती है। नाड़ी संवेदना प्रभावित होती है। और इसमें क्या होता है? वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम में व्यक्ति क्या होता है? भुलक्कड़ हो जाता है। उसको कोई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो व्यक्ति क्या होता है? भुलक्कड़ हो जाता है। इसमें भुलक्कड़ ठीक। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति इसमें भुलक्कड़ हो जाता है। तो व्यक्ति इसमें भुलक्कड़ हो जाएगा। और क्या? कुछ नया करने का भी मन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाएगा और कुछ नया करने का भी मन नहीं होगा। तो जब कुछ नया इसमें व्यक्ति करेगा नहीं तो कुछ नया इसका सीखने का भी मन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा मदिरापान करते हैं। उसमें नाड़ी संस्थान जो होती है वो प्रभावित होती है और व्यक्ति क्या होता है? भुलक्कड़ हो जाता है। कुछ नया करने का भी मन नहीं होता है। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और यहीं पर नोट कर लीजिए कि ये हो गया। और पेरीफेरल, ये पहला हो गया। दूसरा पेरीफेरल न्यूराइटिस
न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये क्या होता है कि इसमें सुई के चुभने जैसा दर्द होगा, सुई चुभने जैसा दर्द होगा। तो ये पूरा क्या हो गया, जितने भी हैं ये ड्राई बेरीबेरी के अंतर्गत आते हैं। शुष्क बेरीबेरी के अंतर्गत ये एडल्ट में देखा जाता है, 40 के पहले वाले व्यक्ति में ये देखा जाएगा और नाड़ी संस्थान इसमें प्रभावित होती है। और क्या होता है कि हाथ पैर की नाड़ियाँ जो होती हैं वह हाथ पैर की नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं और संवेदना शक्ति जो होती है इसमें शून्य हो जाती है नाड़ियों की। और वार्निश कार्साकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो व्यक्ति ज़्यादा मदिरापान करते हैं, वो व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाते हैं, उसमें कुछ नया करने की चाह नहीं होती है, कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक, और ये क्या है फिर उसका सेकेंड वाला पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सुई के चुभने जैसा इसमें दर्द होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि आर्ध बेरीबेरी क्या होता है। ये तो ड्राई बेरीबेरी हो गया। अब दूसरा है, 3 प्रकार के थे ना, तो दूसरा क्या है, आर्ध बेरीबेरी। अब ये आर्ध बेरीबेरी क्या होता है, इसको बोलते हैं वेट बेरीबेरी। तो ये क्या हो गया, वेट बेरीबेरी ना, तो जिसको बोलते हैं आर्ध बेरीबेरी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये वृद्धों में, इसको मतलब वृद्धों में होते हुए देखा जाता है, यानी 40 से 40 प्लस वाले व्यक्ति को होता है, या बोल दीजिए वृद्धों में होता है, वृद्धों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें त्वचा के नीचे जो होता है वो पानी भर जाता है, त्वचा के नीचे पानी भर जाता है। और क्या, त्वचा के नीचे पानी भी भर जाता है और सूजन भी देखने को मिलती है, सूजन भी देखने को मिलती है। और क्या होगा, इससे पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं, पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। और क्या होगा, पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं, मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। तो ये आर्ध बेरीबेरी हो गया, इसको बोलते हैं वेट बेरीबेरी। 40 प्लस वाले व्यक्ति में देखा जाता है या वृद्धों में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पैरों में जो होते हैं, हाथ पैरों में जो भी शरीर में क्या होता है, त्वचा के नीचे पानी भर जाता है और सूजन भी देखने को मिलती है। पाचन तंत्र, देखिए जो व्यक्ति जो होता है कि जब एडल्ट रहता है व्यक्ति या प्रौढ़ावस्था तक देखे तब भी, तो व्यक्ति जो होता है तेल मसाले ये सब वो खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में आते आते तक क्या होता है कि यहाँ पर पाचन शक्तियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो ज़्यादा तेल मसाले को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, पाचन तंत्र भी इसमें प्रभावित होते हैं और क्या, मांसपेशियाँ भी यहाँ पर प्रभावित होती हैं। आगे देखते हैं चाइल्ड बेरीबेरी। तीसरे नंबर पे देखते हैं चाइल्ड बेरीबेरी। जिसको बोलते हैं बाल बेरीबेरी। ये कब होता है, ये 2 से 6 माह तक के बच्चों में देखा जाता है। और क्या होता है
कि जब माँ का दूध जो होता है वह सही नहीं होता है तब ये होने की संभावना होती है। माँ का दूध सही न होने और क्या, बच्चों का दोषपूर्ण स्वास्थ्य, दोषपूर्ण स्वास्थ्य और क्या होता है, बच्चों का हृदय और नाड़ी तंत्र भी प्रभावित होते हैं। बच्चों और नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। तो ये हो गए चाइल्ड बेरीबेरी। चाइल्ड बेरीबेरी में हमने क्या देखा कि ये 2 से 6 माह तक के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि माँ का दूध सही ना होने पर ये देखा जाता है या होने की संभावना रहती है। बच्चों के जब स्वास्थ्य जो होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं तब भी ये देखा जाता है। बच्चों का हृदय और नाड़ी तंत्र इसमें प्रभावित होता है। जिस बच्चे का हृदय प्रभावित होता है उसमें क्या होता है, उसे जिस बच्चे का, यहाँ लिख लीजिए, जिस बच्चे का हृदय प्रभावित जिस बच्चे का हृदय प्रभावित होता है उसे कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। इसमें क्या होती है, हार्ट बीट जो होती है, जब ये हो जाता है कि जिस बच्चे का हृदय प्रभावित होता है उसे कार्डियोवास्कुलर कहते हैं, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है और क्या, सांस लेने में दिक्कत होगी। और क्या होता है, एक चीज़ देखिए और एक नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं न्यूरोटिक। ये क्या होता है, जब बच्चे का नाड़ी संस्थान प्रभावित हो। बच्चे का नाड़ी संस्थान प्रभावित हो। तो हमने क्या देखा, चाइल्ड बेरीबेरी जो होता है ये क्या होता है, ये इसे बाल बेरीबेरी के नाम से जानते हैं। ये 2 से 6 माह तक के बच्चों में देखा जाता है। और क्या होता है कि माँ का दूध सही न होने पर ये देखा जाएगा। बच्चों का जो होता है दोषपूर्ण स्वास्थ्य होने पर होता है। बच्चों का हृदय और नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। जिस बच्चे का जब क्या होता है, हृदय प्रभावित होता है उसे कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं। और इसमें क्या होती है कि कार्डियोवास्कुलर में हार्ट बीट बढ़ जाएगी और क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। फिर न्यूरोटिक क्या होता है, जब बच्चे का नाड़ी संस्थान प्रभावित हो उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोटिक बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये 3 बेरीबेरी हो गए। कौन कौन से, एक ड्राई बेरीबेरी, दूसरा वेट बेरीबेरी और तीसरा बाल बेरीबेरी जिसको बोलते हैं चाइल्ड बेरीबेरी। एक 40 तक की उम्र तक के देखा जाता है, दूसरा 40 प्लस तक के और तीसरा जो होता है 2 से 6 माह तक के बच्चों में देखा जाता है। अब B1 जो होता है वह कैसे, क्यों, कितनी जल्दी आसानी से नष्ट हो जाता है, ये हमने देखा कि ये बहुत आसानी से B1 जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक। ये किसमें घुलनशील होते हैं, हमने इसको पढ़ा। किसमें अघुलनशील होते हैं, ये बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म, इस सब में क्या होते हैं, ये एसीटोन, इस सब में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो देखते हैं कि क्या होता है कि ये क्यों इतनी आसानी से ये नष्ट हो जाते हैं और कैसे कैसे नष्ट होते हैं ना। B1 के नष्ट होने के कारण, अब ये इसके कई कारण होते हैं। क्या होते हैं कि दबाव से नष्ट होते हैं, दबाव से नष्ट।
और किसकी वजह से होते हैं? ताप से। जब कोई चीज़ हम कितने कितने डिग्री सेल्सियस पर, देखिए ताप से नष्ट होते हैं, ताप से नष्ट होते हैं। जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, कब? 120 डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर कितने? 30 मिनट, 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे। गर्म करने पर तो हमने क्या देखा कि B1 जो होते हैं ये दबाव के कारण नष्ट हो जाते हैं, और ये कि ताप से भी नष्ट होते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? जब कोई भी खाद्य पदार्थ हम क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसको रखेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होंगे? B1 जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और क्या देखते हैं कि कब नष्ट होते हैं? ये खाने में, जब हम खाने में बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, जब हम उसको खाने में यूज़ करते हैं तो भी B1 जो होता है वो नष्ट हो जाता है। खाने में बेकिंग सोडा डालने पर, और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है यहीं पर उसको भी नोट कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का क्या होता है? रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना। इसको और इस तरीके से भी लिखा जाता है, NaHCO3, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम खाने में क्या करते हैं, ताप के कारण नष्ट होते हैं। जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए भोज्य पदार्थ को हम रखते हैं या गर्म करते हैं तो भी ये विटामिन बी जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक नाम जो होता है, और खाने में जब बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं NaHCO3। और आगे देखते हैं ये और कैसे नष्ट होते हैं। ज़्यादा देर तक पकाने पर, ज़्यादा देर तक पकाने पर तो कितना नष्ट होगा? ऐसा थोड़ी नहीं होता कि ज़्यादा देर तक हम कोई चीज़, कोई भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ हम पका रहे हैं तो ये पूरा नष्ट हो गए, नहीं। कितना नष्ट होगा? 20 से 30%। 20 से कितने होते हैं कि 20 से कितना 50% तक नष्ट हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक पकाने पर 20 से 50% नष्ट हो जाते हैं। कितने नष्ट होंगे? 20 से 50%। और क्या करते हैं, जब हम लोग सब्जी को काट कर धुलते हैं, धुलने के बाद काटते हैं नहीं, जब हम लोग सब्जी को काट कर धुलते हैं तो विटामिन बी जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब सब्जी को क्या करते हैं, काट कर धुलते हैं, काट कर धुलते हैं, धुलने पर तो नष्ट हो जाते हैं। और क्या करेंगे कि जब हम छोटे छोटे टुकड़े, सब्जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हम करेंगे इसे बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जब हम कोई भी सब्जी काट रहे होंगे उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो भी विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं ना। ये लिख लीजिए, सब्जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने पर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने पर नष्ट हो जाएंगे, दबाव से नष्ट होंगे, ताप से नष्ट होंगे, और खाने में बेकिंग सोडा डालने पर भी नष्ट हो जाते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। ज़्यादा देर तक पकाने पर 20 से 50% नष्ट हो जाएगा। और सब्जी को काट कर जब हम धुलते हैं तो भी जो होता है विटामिन बी नष्ट हो जाता है, और सब्जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी ये नष्ट हो जाते हैं। तांबे का बर्तन जब हम यूज़ करते हैं, ठीक, तांबे के बर्तन का यूज़ करने पर भी ये विटामिन बी जो होते हैं, विटामिन B1 वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इतना हमने देखा। अब विटामिन बी को हमारे शरीर में क्या, विटामिन बी हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं B1? नहीं, विटामिन B1 जो होते हैं वह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ये हमारे शरीर में विटामिन B1 का संग्रह नहीं होता है। ठीक, हमने क्या देखा कि संग्रह
संग्रह में इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि विटामिन B1 का संग्रह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो होते हैं विटामिन B1 ये जल में घुलनशील होते हैं, तो ये जल में घुलकर जो हमको मिलना होता है वो मिल जाते हैं, और बाकी जो बचता है वो किसके मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। तो विटामिन B का संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक, ये जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलकर हमारे शरीर को जो मिलना होता है मिलते हैं, और जो बचता है वो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसका संग्रह नहीं होता है। और क्या देखते हैं कि इसके स्रोत, ठीक, और इसीलिए जब इसका संग्रह नहीं हो रहा है, ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसीलिए आहार में हम लोगों को प्रतिदिन हर दिन विटामिन लेना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि क्या देखेंगे कि विटामिन B इसके स्रोत क्या हैं, या ये कहाँ से प्राप्त होता है, प्राप्त या स्रोत। ठीक, इसको देखते हैं ये कहाँ से होता है, जो बिना पालिश चावल में, कहाँ होता है, बिना पालिश चावल में। जब चावल में चावल को जो पॉलिश कर दिया जाता है उसमें चमक लाने के लिए, जब चावल को पॉलिश कर दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें विटामिन B1 जो होता है वह नहीं प्राप्त होता है, वो बाहर हो जाता है। तो ये कहाँ प्राप्त होता है, बिना पॉलिश चावल में ये मिलता है। और कहाँ से प्राप्त होता है, इसको देखते हैं कि ये यीस्ट, इसका सबसे प्रचुर मात्रा में ये यीस्ट में या खमीर में प्राप्त होता है, यीस्ट में। ठीक, यीस्ट, खमीर। और कहाँ प्राप्त होता है विटामिन B1, ये अंकुरित अनाज में प्राप्त होता है, अंकुरित अनाज। जब अनाज को अंकुरित किया जाता है तो कौन से विटामिन होते हैं जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब अनाज को अंकुरित किया जाता है तो विटामिन B और C की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी, यही नोट कर लीजिए, अंकुरित अनाज में B और C की मात्रा बढ़ जाती है। और विटामिन B1 जो होता है वह अनाज की भूसी से प्राप्त होता है, या अनाज की ऊपरी परत। ठीक, कहाँ प्राप्त होता है, अनाज की ऊपरी परत, या ब्रैकेट में लिख लीजिए भूसी। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसकी प्राप्ति या स्रोत हो गए कहाँ से, बिना पॉलिश चावल में प्राप्त हुआ। जब चावल को पॉलिश कर दिया जाएगा तब नहीं, बिना पॉलिश किए हुए चावल में प्राप्त होगा। यीस्ट में प्राप्त होता है, खमीर में, अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज में कौन विटामिन बढ़ जाते हैं, विटामिन B और C बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि अनाज की ऊपरी परत भूसी में ये प्राप्त होता है। इसका संग्रह अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन B का संग्रह होता है, नहीं, विटामिन B1 का संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील होता है जितनी मात्रा हमको प्राप्त होनी होती है उतनी होती है, और क्या, ये मलमूत्र के द्वारा ये बाहर हो जाता है। और इसीलिए हमको प्रतिदिन आहार में क्या करना होता है, विटामिन लिया जाता है। कौन सी विटामिन, विटामिन B1। ठीक, इसको पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि विटामिन B1 की अधिकता से क्या होता है। अधिकता, इसकी अधिकता से क्या होगा कि शरीर में पसीना, शरीर से पसीना आएगा, बेचैनी होगा, और क्या, शरीर से पसीना आएगा, बेचैनी होगा। ठीक, और क्या, भारीपन दिखेगा, भारीपन दिखता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि इसका संग्रह B1 का नहीं होता है, और इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, इसकी अधिकता क्या है। तो इसकी अधिकता से क्या होता है, शरीर से पसीना आता है, बेचैनी होता है, भारीपन होता है। और हमने क्या होता है कि बेरी रोधी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक
पहला क्या था कि जिसको हम लोगों ने पढ़ा था ड्राई बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं शुष्क बेरी बेरी, ठीक। दूसरा था वेट बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं आर्द्र बेरी बेरी। तीसरा था बाल बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं चाइल्ड बेरी बेरी, ठीक। ड्राई बेरी बेरी जो था वो 40 तक के व्यक्ति में या एडल्ट वाले में देखा जाता है, ठीक। ड्राई बेरी बेरी जिसको बोलते हैं, और वेट बेरी बेरी जिसको आर्द्र बेरी बेरी बोलते हैं, ये 40 से प्लस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यानी एक तरीके से कह सकते हैं आर्द्र बेरी बेरी वृद्धावस्था में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि शरीर में सूजन आ जाता है, त्वचा के नीचे पानी भर जाता है, ठीक। और ये जो बाल बेरी बेरी होता है ये बच्चों में या 2 से 6 माह तक के बच्चों में ये देखा जाता है। तो हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा, ठीक। तो ये क्या हुआ कि आज B1 जो होता है ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी इसमें इसके कितने हम लोगों ने देखे हैं, 8 प्रकार के देखे हैं ना, तो विटामिन बी। तो आज B1 कंप्लीट होता है, कल नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे, B2, ठीक। तो ये आज इतना कंप्लीट हुआ और आप लोग नोट बनाते चलिए। आप लोग को ये फ्री क्लास मिल रही है तो आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आने वाला है। और कब हो सकता है वैसे कोई कहता है कि जनवरी में होगा, फरवरी में, चाहे जब हो, लेकिन हमको अपनी तैयारी रेगुलर करनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम चाहे जब हो,